हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज और जैसा कि आपको पता है कि हमारी एमसीक्यू की सीरीज चल रही है पॉलिटी एमसीक्यूज की, और आज उसमें हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, और इसके कुछ टॉप एमसीक्यूज हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है, और क्या है ये क्वेश्चन, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से क्या सही नहीं है, हमें ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, राइट। चार स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, एक हमें गलत इसमें निकालना है। देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ट्रू, वेरी ट्रू, ये बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिया है, राइट। द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज टू प्रोवाइड फॉर द कैबिनेट। यस, ये भी सही है। जो हमारी कैबिनेट है वो पार्लियामेंट से ही निकलती है। ओके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यही तो होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर से ही निकलती है, राइट। द मेंबरशिप ऑफ द कैबिनेट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द लोअर हाउस। ये गलत है। मेंबरशिप ऑफ द कैबिनेट, वैसे तो हमें अपना आंसर मिल गया है, लास्ट स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। द कैबिनेट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी इन द पॉपुलर चैम्बर ऑफ द हाउस। यस, ट्रू। भाई गवर्नमेंट है तो उसके लोअर हाउस में यानी लोकसभा में मेजॉरिटी होनी चाहिए, तभी वो सरकार में कंटिन्यू कर सकती है। तो वही बात यहाँ पे लिखा है कि कैबिनेट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी इन द पॉपुलर चैम्बर ऑफ द हाउस, राइट। कैबिनेट मींस गवर्नमेंट। चाहे कैबिनेट हो चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, तो वो अपनी पोस्ट पे तभी रहेंगे, कोई भी मिनिस्टर हो, जब लोकसभा में उनकी मेजॉरिटी हो, राइट। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो सही है। क्या गलत है? ऑप्शन सी। और हमें यही निकालना है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो द मेंबरशिप ऑफ द कैबिनेट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द लोअर हाउस। क्या कह रहा है ये कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो केवल लोअर हाउस यानी लोकसभा से निकल के आते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं या कोई भी मिनिस्टर हो, कैबिनेट मिनिस्टर, एनी मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, राइट, वो लोकसभा से भी आ सकते हैं, वो राज्यसभा से भी आ सकते हैं। जैसे एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो कहाँ लोकसभा से आते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर हैं। सिमिलरली निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, वो भी राज्यसभा की मेंबर है, राइट। तो लोकसभा से भी आ सकते हैं, राज्यसभा से भी आ सकते हैं। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस वन। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू whom। पीएम जो होता है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है? कैबिनेट के? नॉट एट ऑल। मतलब कुछ तो ऑप्शन ऐसे होते हैं जो कि आपने उस टॉपिक के बारे में कम भी जानते हैं तो आप उसे एलिमिनेट तो कर ही सकते हैं, राइट। तो पीएम तो हेड ऑफ द कैबिनेट होता है, तो कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कैबिनेट के प्रति, राइट। तो कैबिनेट, नो। प्रेसिडेंट, नो। प्रेसिडेंट के प्रति उसकी कुछ ऑब्लिगेशन तो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, बट इसका यह मतलब नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। राज्यसभा, नो। इट्स आंसर इज ऑप्शन सी, लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर एंड इनफैक्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड लोकसभा। ओके, इसको हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। वही जो लास्ट क्वेश्चन में था,
किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो किसके प्रति होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज टू द हाउस ऑफ पीपुल, यस सही है ये। अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, यस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है, 75 आर्टिकल 75 क्लॉज 3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है भी वही, एज पर आर्टिकल 75 क्लॉज 3, ये भी सही है। एज पर आर्टिकल 74 क्लॉज 3 ये गलत है, और इनफैक्ट 74 क्लॉज 3 कोई आर्टिकल है ही नहीं, राइट। 74 क्लॉज 1 2 है, 74 क्लॉज 3 कोई आर्टिकल नहीं है। सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, राइट। तो इसका आंसर तो यही होना चाहिए, लेकिन यहां हमें कोड बना के दिया है, तो फिर आगे उसमें ऐड कर दिया है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, क्या जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की टुवर्ड्स द लोकसभा, इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन? Yes, it is a constitutional obligation under Article 75 Clause 3। जो स्टेटमेंट 3, मतलब ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, चौथा गलत है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? हियर 1 2 3 बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, हमें बताना है ये स्टेटमेंट दिए हुए दो स्टेटमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, देखते हैं। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, बिल्कुल सही है, अभी हमने इसको डिस्कस किया। यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, रॉन्ग। यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राइट। प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करता है, और कॉन्स्टिट्यूशनली जब तक प्रेसिडेंट चाहे वो अपने ऑफिस में रह सकते हैं, राइट। सो हियर स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, 1 इज करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओनली 1 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statement, the council of ministers in the center shall be collectively responsible to the parliament। चलो पहला स्टेटमेंट ये है, सेकंड क्या है? द यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस अभी मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में जो हमने डिस्कस किया। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है? द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, यस ये प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि प्रेसिडेंट उससे जो भी इंफॉर्मेशन मांगे वो उसे फर्निश करना होता है, वो प्रेसिडेंट को देना होता है, राइट। सो 2 and 3 आर करेक्ट। फर्स्ट में देखो क्या दिक्कत है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। अगर आपने इसे ध्यान से नहीं पढ़ा तो ये गलत भी हो सकता है, कहीं कहीं ये लिखा भी होता है। इनफैक्ट COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज not responsible to parliament as a whole। COM council of minister is specifically responsible towards Lok Sabha, the lower house of the parliament, right। पार्लियामेंट में लोकसभा भी आती है और राज्यसभा भी आती है, ओके। और जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसके प्रति होती है? वो लोकसभा के प्रति होती है। COM is collectively responsible toward the लोकसभा। पार्लियामेंट एप्रोप्रिएट टर्म नहीं है क्योंकि इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाएगा, राइट। सो हियर 1 इज नॉट करेक्ट, 2 and 3 इज करेक्ट, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर रिक्वायर्ड टू टेबल अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। ओके,
against the council of minister is लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस करने के। नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में ही आ सकता है, राज्यसभा में तो आ नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के प्रति, राइट। इट मीन्स व्हाट, उन्हें गवर्नमेंट में बने रहने के लिए लोकसभा में मेजॉरिटी होनी चाहिए, राइट। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लेके आता है? अपोजिशन, राइट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या होता है? आप प्रूफ करिए कि आपके पास गवर्नमेंट में बने रहने की मेजॉरिटी है या नहीं है, राइट। अगर ये मोशन पास हो गया इन लोकसभा, देन गवर्नमेंट विल हैव टू गो, गवर्नमेंट विल फॉल, तब सरकार गिर जाएगी, राइट। नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस करने के लिए पार्लियामेंट में कम से कम कितने मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, राइट। इट्स आंसर इज 50। कोई अकेला मेंबर चाहे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना तो नहीं ला सकता, कम से कम 50 एमपीज का सपोर्ट चाहिए, राइट। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया। ये भी नो कॉन्फिडेंस मोशन से ही रिलेटेड है, देखते हैं क्या है। देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस, करेक्ट। नो कॉन्फिडेंस मोशन का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड नहीं यूज किया गया है। इनफैक्ट ये कहां से आता है? रूल्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, राइट। वहां पे नो कॉन्फिडेंस मतलब इट वाज अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट जहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात की गई है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। सेकंड क्या है? अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली। दूसरा भी सही है, अभी मैंने डिस्कस किया कि इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? बोथ 1 and 2, राइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज which one of the following is not a correct situation? Not a correct situation arising after resignation of the council of minister. Okay, मतलब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर दे, राइट, तो उसके बाद जो सिचुएशन बनेगी इनमें से क्या नहीं होगा उसमें, राइट। मतलब क्या नहीं हो सकता, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। देखते हैं ऑप्शन ए क्या है। प्रेसिडेंट्स रूल विल बी इम्पोज्ड। नो। प्रेसिडेंट रूल पहली बात स्टेट में लगता है, राइट, अंडर आर्टिकल 356। नेशनल लेवल पे जो लगता है अंडर आर्टिकल 352 उसे हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। तो यहाँ उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर रिजाइन कर दे तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, इसका तो मतलब ये तो बिल्कुल ही गलत है। द प्रेसिडेंट विल आस्क टू कंटिन्यू टिल ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट, ये सही है, राइट। और इसमें एक ही गलत बताना है तो हमें पहला ही आंसर मिल गया, ऑप्शन ए, राइट। फिर भी देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट विल आस्क टू कंटिन्यू टिल ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट, बिल्कुल सही है। जब तक नई गवर्नमेंट आ नहीं जाती है पावर में, राइट, तब तक जो गवर्नमेंट जिसने रिजाइन भी कर दिया है प्रेसिडेंट उससे, क्योंकि वहां वैक्यूम नहीं हो सकता, कोई ना कोई गवर्नमेंट तो होगी, राइट। तो प्रेसिडेंट उससे बोल सकते हैं कि जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आ रही है तब तक आप एज ए केयर टेकर गवर्नमेंट आप कंटिन्यू करिए, राइट। द अल्टरनेटिव अरेंजमेंट मींस अर्लीस्ट पॉसिबल जनरल इलेक्शन टू बी हेल्ड टू फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट। ओके, ये भी सही है। आउटगोइंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मे हैव हैड चार्ज टिल द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट, ये सही है, ठीक है। देखो ये जो सी, चूंकि हमें इसमें केवल एक ही गलत बताना है तो पहला तो सरासर गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो इसका आंसर तो ऑप्शन ए होगा। अब देखो ये जो सी ऑप्शन है इसमें क्या कह रहा है? द अल्टरनेटिव अरेंजमेंट मींस अर्लीस्ट पॉसिबल जनरल इलेक्शन टू बी हेल्ड टू फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर दे तो
जो ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट होगा नई सरकार बनाने का, वो क्या हो सकता है, जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन कराया जाए। इनफैक्ट ये बिल्कुल सही तो नहीं है, क्योंकि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बीच में ही रिजाइन कर देती है, तो एक अरेंजमेंट तो ये भी हो सकता है ना कि प्रेसिडेंट ऑपोजिशन को चांस दे दे। ये तो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि जो अपोजिट फैक्शन है, जो अपोजिशन है, वो क्लेम कर दे कि हमारे पास गवर्नमेंट बनाने की मेजोरिटी है, राइट। और प्रेसिडेंट, तो ऐसे में क्या होगा, बिना इलेक्शन कंडक्ट कराए गवर्नमेंट बन जाएगी, तो ये ऑप्शन भी है, राइट। तो ये पूरी तरह सही तो नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई, उसने रिजाइन कर दिया, और उसके बाद ऑपोजिशन, उसके पास मेजोरिटी है, वो क्लेम कर दे कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे, और प्रेसिडेंट उसको ऐसा करने का मौका दे दे, तो गवर्नमेंट बन जाएगी, बिना इलेक्शन के बन जाएगी, राइट। बट एनीवे, हमें ऑप्शन ए तो इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तो हियर मतलब कंपैरेटिवली देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, who was the law minister in the first cabinet of post independent India? मतलब हमारे पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे, टू पुट इट इन सिंपल वर्ड, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो देश के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे, नन अदर देन डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जिन्हें हम आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ये पहले लॉ मिनिस्टर थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following held the office of the prime minister of India more than once? ठीक है, इनमें से किसने एक से ज्यादा बार मतलब पीएम रहा है? ये जितने नाम दिए हुए, जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल, ये इनफैक्ट ये 4 बार पीएम रहे, और चौथी बार ये अपना टेन्योर नहीं पूरा कर पाए। ये सबसे लंबे समय तक पीएम रहे इंडिया में, फॉर 17 इयर्स, राइट। तो इनके नाम रिकॉर्ड है सबसे लंबे समय तक पीएम रहने का, फॉर 17 इयर्स। नेक्स्ट इंदिरा गांधी, बिल्कुल ये भी रही हैं। गुलजारी लाल नंदा, ये एक्टिंग पीएम रहे हैं, लेकिन 2 बार रहे हैं, तो एक बार से ज्यादा तो यही पूछ रहा है ना, मोर देन वंस, बिल्कुल। अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी रहे हैं, ठीक है। टेन्योर तो इन्होंने अपना एक बार पूरा किया, बट ये 3 बार पीएम रहे हैं। तो इसमें से सही ऑल ऑफ द अबव, डी, ये सभी जो है वो एक बार से ज्यादा पीएम रहे हैं। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्राइम मिनिस्टर डाइड आउटसाइड इंडिया? वेरी इजी क्वेश्चन। कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो इंडिया के बाहर जिसकी डेथ हुई? ऐसे केवल एक ही प्राइम मिनिस्टर है, ओनली वन प्राइम मिनिस्टर। कौन? लाल बहादुर शास्त्री, राइट। लाल बहादुर शास्त्री। और कहां पे मरे थे, मतलब इनकी डेथ हुई जब ये पीएम थे, राइट। तो पोस्ट पर रहते हुए इनकी डेथ हुई। कहां पे? इन ताशकंद। ताशकंद इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान, राइट। तो वहां पे जो है ये ट्रीटी साइन करने गए थे पाकिस्तान के साथ आफ्टर द वॉर ऑफ 1965, और जहां इनकी डेथ हुई इन ताशकंद, राइट। और काफी डिबेट भी होता है इनकी डेथ पे, काफी उसे मिस्टीरियस भी माना जाता है। लोग बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी थी, वॉट एवर, हम उसमें नहीं जाएंगे। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन? इनफैक्ट इस पे एक मूवी भी बनी थी, ताशकंद फाइल, राइट। तो उसमें इसी इशू को डिस्कस किया गया है, जो शास्त्री जी की ताशकंद में डेथ हुई थी, राइट। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेट following states and their respective chief ministers who became prime minister of India। अच्छा, ये 4 नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, 4 नहीं, इनफैक्ट 5, A B C D E, ये 5 नाम यहाँ पे दिए हुए हैं।
ये पांचों पहले सीएम थे, बाद में पीएम बन गए, राइट। ये बताना है कि ये किस किस स्टेट से हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी इनफैक्ट। पीवी नरसिम्हा, मतलब ये तो अवेयरनेस लेवल अगर आपका अच्छा है तो भी आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, इसके लिए पॉलिटी की नॉलेज होने की बहुत जरूरत नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव ये कहां से थे? अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश। अभी क्या है, अब तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, राइट। लेकिन जब ये आंध्रा के सीएम थे तब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, तो अनडिवाइडेड आंध्रा। ओके। मोरारजी देसाई गुजरात, एच डी देवेगौड़ा कर्नाटका, चौधरी चरण सिंह अनडिवाइडेड यूपी, राइट। क्योंकि अब तो यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया है, तब नहीं था जब चौधरी चरण सिंह उसके जब चौधरी चरण सिंह सीएम थे, राइट। सो अनडिवाइडेड यूपी। एंड नरेंद्र मोदी, मतलब ओके, मोरारजी देसाई ये बॉम्बे होगा, राइट, स्टेट ऑफ बॉम्बे। ओके। गुजरात, बॉम्बे, ये दो अलग स्टेट बने आई थिंक इन 1966, मुझे डेट कंफर्म नहीं है। बट मोरारजी देसाई जब पीएम थे तो ये बॉम्बे था, राइट। एंड नरेंद्र मोदी गुजरात, हमें सबको पता है। सो हियर मोरारजी देसाई का बॉम्बे हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ए टू, राइट। तो मतलब ये दो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, पहले से ही हमने गलत वो है, फर्स्ट से ही ये क्लियर हो गया। देन बी 5, यस, डी, डी इज द राइट आंसर। बाकी भी देख लेते हैं। एच डी देवेगौड़ा कर्नाटक, C4, यस। चरण सिंह अनडिवाइडेड यूपी, यस। नरेंद्र मोदी गुजरात, 3, राइट। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following had never been chief minister of any state before becoming the prime minister of India? इनमें से कौन कभी भी किसी स्टेट का सीएम नहीं रहा पीएम बनने से पहले, राइट। मतलब ये सीएम नहीं रहे, पीएम ही रहे। एच डी देवेगौड़ा अभी हमने डिस्कस किया, सीएम ऑफ कर्नाटका। पीवी नरसिम्हा राव, एक्स सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश। चरण चंद्रशेखर ये नहीं रहे कभी, यस। मोरारजी देसाई अभी हमने डिस्कस किया, बॉम्बे, बॉम्बे स्टेट के। चंद्रशेखर ये कभी नहीं रहे। इनफैक्ट इट्स नॉट ओनली अबाउट सीएम, ये कभी कोई मिनिस्टर भी नहीं रहे, तो इनके नाम ये भी रिकॉर्ड है। मतलब ऐसे तो राजीव गांधी वो भी कभी कोई मिनिस्टर नहीं रहे, सीधे पीएम बने। बट गांधी फैमिली के बाहर ये इकलौते ऐसे लीडर हैं जो सीधे पीएम बने, कभी किसी पोस्ट पे नहीं रहे, राइट। तो ये केवल सीएम की बात नहीं है, सीएम और एनी मिनिस्टर, ये कभी कोई मिनिस्टर नहीं रहे और ये सीधे पीएम बने, राइट। तो ये इनके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, चंद्रशेखर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, which one of the following PM of India never attended the parliament during his tenure? Very interesting question. ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। इट्स चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह पीएम रहते हुए, एज अ पीएम, इन्होंने कभी भी पार्लियामेंट को फेस नहीं किया, राइट। मतलब जब ये पीएम बने तब पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी, और जब 6 महीने शायद ये पीएम रहे, 6 और 7 मंथ, और जब पार्लियामेंट 6 मंथ, आई थिंक 5 to 6 मंथ, राइट। और जब पार्लियामेंट सेशन उसका आने वाला था, उससे पहले ही कांग्रेस ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया और उनकी सरकार गिर गई, राइट। तो एज ए पीएम ये इकलौते ऐसे पीएम हैं जो एज ए पीएम रहते हुए, एज ए पीएम ही नेवर एंटर्ड इनटू द पार्लियामेंट, राइट। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the policy of liberalization, privatization and globalization LPG, okay, was announced as new economic policy by Prime Minister PV Narasimha Rao, right.
ये आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है और आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि जो एलपीजी रिफॉर्म्स हैं वो कौन लेके आया था इन 1991। फाइनेंस मिनिस्टर वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड प्राइम मिनिस्टर वाज पीवी नरसिम्हा राव, राइट। तो वो इनके समय में आया था द हिस्टोरिकल एलपीजी रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, देखते हैं। ए, मिनिस्टर्स मेक पॉलिसी एंड सिविल सर्वेंट एडहेयर टू दैट पॉलिसी। यस, सही है भाई, मिनिस्टर्स का काम ही है पॉलिसी बनाना, राइट। तो वो पॉलिसी बनाते हैं और जो पॉलिसी वो बनाएंगे सिविल सर्वेंट्स को उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है, राइट। दे हैव टू इंप्लीमेंट दैट पॉलिसी, सो इट्स ट्रू, ये तो सही है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी सही है। इसको तो शुरू में हमने डिस्कस किया ही बहुत डिटेल में, राइट, कि जो कैबिनेट होती है वो द कैबिनेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लोकसभा, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। तो यही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फीचर है, राइट, कि यू शुड हैव मेजॉरिटी इन लोअर हाउस टू बी इन द गवर्नमेंट, टू कंटिन्यू इन गवर्नमेंट, राइट। तो यहां पे स्टेटमेंट तो दोनों सही है। देखिए क्या ऑप्शन क्या है, कोट बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। नो, both A and R are true and A is not correct explanation of R. Yes, B is right. ये इंडिविजुअली तो दोनों सही है बट इनका आपस में कोई मतलब नहीं है, ये कोई भी स्टेटमेंट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, राइट। ये इंडिविजुअली सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट द स्टेटमेंट्स आर नॉट इंटर रिलेटेड इन एनी वे, राइट। सो हियर राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement is not true for डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनमें से डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए क्या सही नहीं है। ओके, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, अभी हमने डिस्कस किया। केवल फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं थे, इन्होंने रिमार्केबल काम किया एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, और इनके समय में ही एलपीजी रिफॉर्म्स आया था। सो ही ओपनड अप द इकोनॉमी इन 1991, राइट, लिबरलाइज द इकोनॉमी, उसकी क्रेडिट इनको दी जाती है। सेकंड, फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी सही है। फॉर्मर चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ये नहीं है, राइट, ये फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कभी नहीं रहे। फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट आईएमएफ, यस, ये भी सही है, आईएमएफ में भी इंडिया को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। थ्री स्टेटमेंट्स ए बी एंड डी आर राइट, सी इज नॉट करेक्ट, राइट, और हमें यही बताना नॉट ट्रू। सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, राइट, 17 का है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 18, क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, देखते हैं। डिस्क्राइबिंग अ पर्सन एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ओके, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज अ पॉलिटिकल डिसीजन, डेफिनेटली इट इज अ पॉलिटिकल डिसीजन, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। इट डज नॉट कॉन्फर ऑन हिम एनी पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यस, ट्रू। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऐसी कोई पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसी कोई पोस्ट नहीं है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिप्टी पीएम का कोई मेंशन नहीं है, राइट। और ऐसा भी नहीं है कि हर गवर्नमेंट में डिप्टी पीएम होते ही हैं, किसी गवर्नमेंट में होते हैं, किसी गवर्नमेंट में नहीं होते हैं। नॉर्मली लाल कृष्ण आडवाणी वो लास्ट डिप्टी पीएम थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी में डिप्टी पीएम बने थे, उसके बाद से अभी तक कोई डिप्टी पीएम नहीं हुआ, राइट। तो ये जब भी बनते हैं ये पॉलिटिकल डिसीजन ही होता है। अब कई बार ऐसा हुआ कि कोई रीजनल पार्टी है वो सपोर्ट कर रही है और उसके सपोर्ट से सेंटर में गवर्नमेंट चल रही है, तो उन्होंने अपने लिए, मतलब उनको सेटिस्फाई करने के लिए उनको डिप्टी पीएम बना दिया गया, जैसे देवीलाल के साथ हुआ, वो डिप्टी पीएम रह चुके हैं इंडिया के, राइट। तो ये पॉलिटिकल डिसीजन ही होता है बेसिकली, राइट। और डिप्टी पीएम बनने का मतलब ये नहीं है कि अगर पीएम अपने ऑफिस में नहीं है तो पीएम की ड्यूटी जैसे वीपी वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट में होता है, तो वैसा यहाँ पे नहीं होता है। जैसा स्पीकर डिप्टी स्पीकर में होता है, तो यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब
पीएम की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पीएम ही फुलफिल करेंगे, डिप्टी पीएम वो नहीं हो सकता, राइट। और ऐसा भी नहीं है कि डिप्टी पीएम मतलब पीएम ना हो तो डिप्टी पीएम ऑटोमेटिकली पीएम बना दिया जाए, ऐसा भी नहीं होता है, राइट। सो इट्स अ पॉलिटिकल पोस्ट बेसिकली। इसका क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही है, ए इज द राइट आंसर, राइट। दोनों सही है और ये उसे एक्सप्लेन भी कर रहा है। पॉलिटिकल डिसीजन है। पॉलिटिकल डिसीजन क्यों है, क्योंकि ये कोई मतलब इट डज नॉट कॉन्फर ऑन हिम एनी पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, राइट। सो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्या है ये, द ऑफिस ऑफ द डिप्टी पीएम। अच्छा, ये भी डिप्टी पीएम के बारे में। ऑफिस ऑफ द डिप्टी पीएम was created under the original constitution। नो, अभी हमने डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई मेंशन नहीं है। इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं बोल सकते। क्रिएटेड बाय द 44th अमेंडमेंट। नो। क्रिएटेड बाय द 85th अमेंडमेंट। किसी अमेंडमेंट से नहीं। सो यहां पर सबसे अप्रोप्रिएट तो यही है, राइट। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका सेंस यही है, राइट। क्योंकि बाकी सब तो बिल्कुल ही गलत है। सो हियर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस नाउ। क्वेश्चन नंबर 20। यहां 64 आई थिंक इट इज, ये टाइपिंग एरर है। एनीवे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट सेकंड दो स्टेटमेंट है, देखते हैं। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। नो, पहला स्टेटमेंट ही गलत है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। जब मैं प्रेसिडेंट पढ़ा रहा था तो वहां पे भी हमने डिस्कस किया था कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, राइट। अब तो आपको याद ही हो गया होगा, इतनी बार हमने इसको डिस्कस किया। द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड, ये सही है, राइट। वन इज नॉट करेक्ट, ओनली टू, केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है, राइट। प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्स, देखो प्राइम मिनिस्टर बहुत से बोर्ड्स का वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। जैसे बहुत से बोर्ड्स, बहुत से कमीशन, जैसे नीति आयोग, उसका भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन, उसका भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। सिविल सर्विस बोर्ड, उसका भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, राइट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज with reference to union government। okay, union government, consider the following statement। ठीक है, देखते हैं। the constitution of india provides that all the cabinet ministers shall be compulsorily the sitting member of lok sabha only। ये सरासर गलत है। अभी हमने डिस्कस किया शुरू में ही कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, इंक्लूडिंग कैबिनेट मिनिस्टर, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वो लोकसभा से भी आ सकते हैं, राज्यसभा से भी आ सकते हैं, राइट। गवर्नमेंट बनाने के लिए जो मेजॉरिटी है वो लोकसभा की देखी जाती है। गवर्नमेंट बनाने के लिए तो लोकसभा में मेजॉरिटी होनी चाहिए, बट एक बार गवर्नमेंट बन गई, राइट, तो फिर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा से भी आएंगे और राज्यसभा से भी आएंगे। ओके, तो पहला तो गलत है। सेकंड है द यूनियन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ओके, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, ये सेकंड भी गलत है। यहां नीदर वन नॉर टू हो जाएगा। ऑप्शन डी, जो कैबिनेट सेक्रेटरीट होता है वो सीधे सीधे वो काम करता है अंडर द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वो पीएमओ के अंडर में काम करता है, कैबिनेट सेक्रेटरी, राइट। ही इज द हाईएस्ट रैंकिंग सिविल सर्वेंट ऑफ द कंट्री, कैबिनेट सेक्रेटरी, राइट। मतलब आप अगर आईएएस बनते हैं तो जो आपकी मैक्सिमम प्रमोशन हो सकती है, मैक्सिमम, वो कैबिनेट सेक्रेटरी तक होती है, राइट। वो भी अगर आपका टेन्योर बहुत लंबा रहा, आप अर्ली सिलेक्शन ले लेते हैं तो इसके चांसेस हैं। ओके, तो यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, राइट। यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, इससे कोई मतलब नहीं है। कैबिनेट सेक्रेटरीट, ये आप हमेशा याद रखिए, ये पीएमओ में काम कर, ये पीएमओ के अंडर में काम करता है, राइट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। नेक्स्ट इज
अच्छा देखो, जो मैं आपको समझा रहा था वही नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्विसेज ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? इट्स कैबिनेट सेक्रेटरी। सिविल सर्विसेज ऑफिसर हाईएस्ट रैंकिंग इज कैबिनेट सेक्रेटरी, राइट? तो इसे तो हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट देखते हैं। Which one of the following constitutional amendment, okay, state that the total number of ministers, including the prime minister, in the council of ministers shall not exceed 15%, okay, of the total number of member of the Lok Sabha? ये तो शायद मैं पहले भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था जहां पे मैंने इसे पूरा एक्सप्लेन किया था। ये क्या है? जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर है, राइट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, क्या उसके साइज पे कोई लिमिटेशन है कि इससे बड़ी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बनाई जा सकती? यस, पहले नहीं था, अब है, राइट। कितनी बड़ी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकती है? 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो अगर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर ली जाए तो 15% ऑफ लोकसभा, राइट। और सेम प्रोविजन एप्लीकेबल है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए भी, राइट। ये पहले नहीं था। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साइज उस हाउस के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, राइट। या तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो या तो फिर यूनियन पार्लियामेंट हो, लोकसभा, राइट। ये ऐड किया गया 91st अमेंडमेंट एक्ट से, राइट। इट वाज एडेड बाय 91st अमेंडमेंट एक्ट। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। Next question on your screen is this one. Who is the president of the Council of Scientific and Industrial Research? जैसा मैंने बताया आपको कि प्राइम मिनिस्टर बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस का, इंस्टीट्यूशंस का, कमीशंस का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, राइट। तो ये भी उनमें से एक है। इसका आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप इसको याद रखो, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR इसे बोलते हैं शॉर्ट में। CSIR का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, राइट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अच्छा, ये तो आप मान लो कि ये जीके का क्वेश्चन है, राइट। ये डायरेक्टली पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है, इनफैक्ट ये जीके का क्वेश्चन है। जो ये लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जिनके नाम लिखे हुए हैं और ये उनके समाधियों के नाम है, राइट। तो दिल्ली में जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, मतलब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, राइट, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, ये जो इनकी समाधियां हैं उसको नाम से जाना जाता है, स्पेसिफिक नाम से, राइट। तो ये क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में कई बार कि किसकी समाधि को क्या क्या बोलते हैं, क्या नाम दिया गया है, राइट। जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, ये बताना ना कि कौन सा एक इसमें से करेक्टली मैच नहीं है। शांतिवन, यस, ये बिल्कुल सही है। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, ये भी सही है, विजय घाट भी सही है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, बिल्कुल शक्ति स्थल। राजीव गांधी करम भूमि, नो, राजीव गांधी का है वीर भूमि। राजीव गांधी की समाधि का क्या नाम है? वीर भूमि, करम भूमि नहीं है। एज फार एज आई एम रिमेम्बरिंग, कर्म भूमि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की समाधि का नाम है, जो हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, राइट। तो उनकी समाधि का नाम है कर्म भूमि। राजीव गांधी की समाधि का नाम है वीर भूमि। ओके, सो हियर राइट आंसर इज, क्या करेक्ट नहीं है? तो डी वाला करेक्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इज, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? ये तो इतना इजी क्वेश्चन है कि छोटे बच्चे भी बता देंगे। इट्स लाल बहादुर शास्त्री, राइट। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने ही दिया था। और इसमें मैं ऐड कर देता हूं कि जय जवान जय किसान ये लाल बहादुर शास्त्री का नारा था। और इसी में अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था सक्सेसफुली, तो उसके बाद इसी नारे में अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐड कर दिया था जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, राइट। तो
क्या पता कभी वो भी पूछा जाए, क्योंकि वो भी काफी फेमस है। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके देन, तो ये कुछ क्वेश्चन थे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। इससे कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट वाले सेशन में किया था और रिमेनिंग क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया। तो इतना क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है तो ऑलमोस्ट ऑफ सेफ है, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने सारे ही क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लिए। तो इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप एनालाइज कीजिए। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं थे, इजी टू मॉडरेट थे। तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने चाहिए, और अगर क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, कंफ्यूजन ज्यादा है, तो आप एक बार फिर से इस टॉपिक को रिवाइज करिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप रीडिंग कीप ग्रोइंग। ओके।